साथियों नमस्कार। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की श्रृंखला को अपन जारी करते हुए आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। साथियों, संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित पार्ट 1 जो अपने पढ़ लिया था और उसमें अपने संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जाना था कि भारतीय संविधान के भाग 1 में जो आर्टिकल 1 से 4 तक उल्लेखित किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधानों को उल्लेख किया गया है, उन प्रावधानों को अपने जान लिया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं 2 मिनट में ताकि आगे आप कंटिन्यू रख सकें। देखिए साथियों, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 1 की बारे में बात करूं, अनुच्छेद 1 में अपने पढ़ा था भारत के परिचय के बारे में, और भारत के परिचय के बारे में अपने जाना कि संविधान में भारत के लिए कौन कौन से नाम उल्लेखित किए गए हैं, और साथ ही भारत के राज्य क्षेत्र के लिए बात करें या फिर भारत राज्यों का संघ होगा उनके लिए जो यूनियन शब्द काम में लिया गया है और उस यूनियन शब्द से क्या तात्पर्य होगा ये जाना। इसके बाद आर्टिकल 2 के बारे में जाना जिसमें अपने भारत के अर्जित क्षेत्र के संदर्भ में, कौन से क्षेत्र के संदर्भ में, भारत के अर्जित क्षेत्र के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी, ये आपके आर्टिकल 2 में उल्लेखित था। इसके बाद में आर्टिकल 2A के बारे में जाना जो सिक्किम राज्य से संबंधित था, लेकिन बाद में 36वें अमेंडमेंट के द्वारा 2A को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में आर्टिकल 3 है जिसके बारे में अपने जाना कि नए राज्य का निर्माण किस प्रकार होता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन किस प्रकार होता है या राज्य के नाम में परिवर्तन किस प्रकार होता है और उनकी क्या प्रक्रिया रहती है, संसद को क्या अधिकार प्रदान है, राष्ट्रपति का संयुक्त बैठक बुला सकता नहीं बुला सकता, कौन से बहुमत से नए राज्य का गठन होता है, संसद में द्वारा विशेष बहुमत होगा या साधारण बहुमत होगा, इनके बारे में अपने बात की थी। इसके बाद मैंने कहा था आर्टिकल 4 में उल्लेख है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन में शामिल नहीं होंगे, और संविधान संशोधन में शामिल किस लिए नहीं होंगे ये भी बात मैंने आप लोगों को अवगत करवाई थी। मैंने क्या 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे ये साधारण बहुमत के द्वारा हो रहे हैं, जबकि आपके संविधान संशोधन जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में है वो आपके विशेष बहुमत के द्वारा होता है, अर्थात 2/3 बहुमत के द्वारा होता है, इसीलिए उनको संविधान संशोधन में शामिल नहीं माना गया। इस बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर साथियों, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भारत के आर्टिकल 1 से 4 तक जो आर्टिकल हैं उनमें किन किन बातों का उल्लेख है। अब अपन बात करेंगे कि अंग्रेज तो 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ के चले गए थे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे अपन कह सकते हैं यूरोपियन कंपनियां अभी भी थी, और यूरोपियन जैसे मैं बात करूं फ्रांसीसी अभी भी भारत में थे, तो वो भारत को छोड़कर कब गए और कौन कौन से प्रांतों पर उनका अधिकार था। पुर्तगाली आपके 1961 में भारत छोड़कर गए तो उनका कहां कहां पर अधिकार था, इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। साथ ही अपन ये भी जानेंगे कि 1950 से लगाकर 2021 तक नए राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ है और कौन कौन से राज्य कब कब बने हैं, इनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में राज्यों की श्रेणियां बांट दी गई थी, अर्थात मैं यूं कहूं कि संविधान लागू हुआ था उस समय केंद्र शासित प्रदेश और राज्य इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो उस समय भारत को 4 भागों में बांट दिया गया था राज्यों की दृष्टि से, अर्थात भारत के राज्यों की क्या बनाएगी, राज्यों की श्रेणियां बनेगी, राज्यों की क्या बनेगी, श्रेणियां बनेगी। और ये श्रेणियां किस प्रकार से बनेगी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब श्रेणियां किस प्रकार से बनेगी देखिएगा जरा। 4 श्रेणियां थी, श्रेणी ए बी सी और डी। 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी, ए बी सी और डी, यानी कुल मिलाकर भारत की राज्यों की 4 श्रेणियां बना दी गई, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। अब ए श्रेणी में कौन से राज्य रखे गए तो ध्यान में रखिएगा, ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया, ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जिन पर शासन किसका था, सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, या अपन इसको यूं कह सकते हैं इसमें ऐसे प्रांतों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे। तो इसमें ऐसे प्रांतों को शामिल किया गया, ऐसे प्रांतों को शामिल किया गया जो किसके अधीन थे, सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन, सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे। यानी श्रेणी ए में उन प्रांतों को रखा गया, उन राज्यों को रखा गया
पहले प्रांत बोलते थे, आजकल अपन उनको क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। ऐसे प्रांतों को रखा गया जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे। और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी थी, तो ऐसे राज्यों की संख्या आपको ध्यान में रखनी कितनी थी, 9 थी। श्रेणी बी जो है, बी श्रेणी में रखा गया, बी श्रेणी में आपके जो विधानमंडल हुआ करती थी, ऐसे प्रांतों को रखा गया जहां पर विधानमंडल था और साथ ही बड़ी रियासतें थी। कौन सी रियासतें, बड़ी रियासतें। यानी श्रेणी बी में उन राज्यों को रखा गया जहां पर विधानमंडल भी हुआ करता था या फिर वहां पर क्या थी, बड़ी रियासतों थी। उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया, श्रेणी नंबर बी में रखा गया। इसके बाद में बात करूं श्रेणी सी की, तो श्रेणी सी में रखा गया कौन से, आपके विधानमंडल हुआ करता था। इनके साथ में कौन सी रियासतें, छोटी रियासतें हुआ करती थी। कौन सी रियासतें हुआ करती थी, छोटी रियासतें हुआ करती थी। उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया, श्रेणी नंबर सी में रखा गया। और श्रेणी डी की बात करूं तो श्रेणी डी में आपके रखा गया था किनको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सी श्रेणी में रखा गया, श्रेणी नंबर डी में रखा गया। इनकी संख्या जो थी ये 9 थी, इनकी संख्या 10 थी और इनकी संख्या कितनी थी, 1 ही थी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया राज्यों को। श्रेणी ए में उन राज्यों को रखा गया जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का मतलब सीधे आपके ब्रिटिश जो कहते हैं अपन ब्रिटिश भारत, वो तो श्रेणी ए में। बी में जहां पर विधानमंडल थी या फिर बड़ी रियासतें थी, उनको श्रेणी बी में। सी में आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या फिर छोटी रियासतें या फिर वहां विधानमंडल हुआ करते थे, उन प्रांतों को रखा गया। और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बाद में क्या हुआ, बाद में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन हुआ था मित्रों। और 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। और इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो ए, बी, सी और डी जो श्रेणी थी, इसको समाप्त कर दिया गया और कहा अब भारत में क्या होगा, 14 तो थे राज्य और 6 क्या बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ये कब बने थे, 1956 में बने थे। और कौन से संविधान संशोधन के बाद, 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद बने थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं साथियों। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत में व्यवस्था थी, राज्य श्रेणियों में विभाजित थे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। विकल्प सी, 15 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और विकल्प डी, 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आपका आंसर होना चाहिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाए गए थे। उससे पहले तो क्या हुआ करता था, भारत के राज्यों को अलग अलग 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था, श्रेणी ए, बी, सी और डी। और इन श्रेणियों को समाप्त किया था आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और 1956 में भारत में कितने, 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और धीरे धीरे इनकी संख्या, आज अपन बात करें तो 28 तो क्या बन गए हैं, राज्य बन गए हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि कौन सा राज्य कब बना और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो क्लियर हो गया। 1950 में क्या था, 4 श्रेणियां थी, श्रेणी ए, बी, सी और डी। या फिर मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रांत वो सीधे किसके नियंत्रण, जो गवर्नर के नियंत्रण में थी, उनको कौन सी श्रेणी में, ए, बड़ी रियासतों को बी, छोटी रियासतों को सी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डी श्रेणी में रखा गया था। यह भी मिलान वाला, सुमिलित कीजिए वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब साथियों मैं बात करूंगा फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बारे में, क्योंकि अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसी और पुर्तगाली तो अंग्रेज भारत में आने वाली पहली यूरोपीय जाति थी। यूरोपीय जो कंपनियां आई थी, जैसे डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे, पुर्तगाली थे। अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए थे साथियों, कब, अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए थे कब, 15 अगस्त 1947। कब चले गए थे, 15 अगस्त 1947 को, और भारत को स्वतंत्र कर दिया।
क्लियर बात। भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, इसलिए अपने स्वतंत्रता दिवस और सारे जो कामकाज हैं अंग्रेजों के नियंत्रण में था, इसीलिए अपने स्वतंत्रता दिवस रूप मनाते हैं। और साथ ही अंग्रेज जाने के बाद अपने ये तय हो गया कि भारत पर किसी भी दूसरे जो विदेशी देश हैं उसका कोई अपने यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपके कुछ भारत के क्षेत्र, जैसे मैं बात करूं कि इनकी पुदुचेरी, पुदुचेरी, यनम, करिकाल, माहे और चंद्रनगर, चंद्रनगर कौन कौन सा ध्यान में रखना है? पुदुचेरी, यनम, करिकाल, माहे और चंद्रनगर। ये पुदुचेरी का ही भाग है जिसको पहले पांडिचेरी, हम मूलतः उनका नाम क्या था? पुदुचेरी। लेकिन यहां फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को क्या बोलना शुरू कर दिया? पांडिचेरी। तो अपन क्या बोलना शुरू कर दिए? पांडिचेरी। बाद में इसका नाम अभी परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? वापस से पुदुचेरी। ये जो क्षेत्र थे ये किसके अधीन थे? फ्रांसीसियों के। ये जो क्षेत्र है किसके अधीन थे? फ्रांसीसियों के अधीन थे। किसके अधीन थे? फ्रांसीसियों के अधीन थे। लेकिन 1954 में 1954 में फ्रांसीसियों को यहां से भगाया गया और ये भारत ने अपने हिस्से में शामिल किया। यानी भारत में पुदुचेरी, यनम, माहे, करिकाल और चंद्रनगर कब शामिल हुए? आपका राइट आंसर रहेगा 1954। ये किसके अधीन थे? फ्रांसीसियों के अधीन थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना, यहां से भी आपके अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, दादरा एवं नागर हवेली। दादरा नागर हवेली। साथियों, ये जो दादरा नागर हवेली क्षेत्र है ये पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। और पुर्तगालियों को यहां से अपने भगाया था कब? 1954 में। यानी 1954 में दादरा और नागर हवेली क्षेत्र जो हैं इनका भारत में क्या किया था? विलय किया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादरा नागर हवेली भारत का हिस्सा बना कब? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1954। और ये किसके अधीन हुआ करता था? तो पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपको ध्यान में रखना है वो है दमन एवं दीव। कौन सा है? दमन दीव। और ये जो दमन दीव है ये भी किसके अधीन था? ये भी पुर्तगालियों के अधीन था। ये भी किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन 1961 में जो है ये दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। यानी 1961 में दमन और दीव भारत में शामिल हुए। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। और किसके अधीन थे ये? पुर्तगालियों के। और लास्ट आपको ध्यान में रखना है गोवा। और गोवा भी किसके हिस्से में था? पुर्तगालियों के पास था। तो गोवा से अपने पुर्तगालियों को कब भगाया? तो ध्यान में रखना है 1961। और यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। गोवा के संदर्भ में कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय चलाया गया। और इस ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है भारत में क्या किया गया? गोवा का विलय किया गया। तो भारत से जाने वाली अंतिम जो जाति, ऐसा नहीं अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के सारे जो आज जो भारत है वही भारत था, नहीं। ये जो क्षेत्र शामिल किए ये अलग अलग वर्षों में किए गए। यहां से भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। यानी गोवा कब? 1961 पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त करवाया। दमन एवं दीव पुर्तगालियों के नियंत्रण से 1961 में मुक्त करवाया। साथ ही दादरा नागर हवेली पुर्तगालियों से 1954 में लिया। और फ्रांसीसियों के अधीन जो पुदुचेरी, यनम, कारिकाल, माहे और चंद्रनगर क्षेत्र थे ये अपने 1954 में फ्रांसीसियों के नियंत्रण से आपने भारत में शामिल किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपियन कौन थे? तो ध्यान में रखना इसका राइट आंसर रहने वाला है पुर्तगाली। कौन सा रहने वाला है? पुर्तगाली। क्योंकि पुर्तगाली कब गए थे आपके? पुर्तगाली 1961 में गोवा जो था क्षेत्र इसको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और बाद में राज्य बनाकर भारत का हिस्सा बनाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब साथियों ये तो बात हो गई अंग्रेजों को लेकर, पुर्तगालियों को लेकर और फ्रांसीसियों को लेकर। एक तरफ संविधान सभा के सामने कई चुनौतियां थी। संविधान सभा का काम संविधान का निर्माण करना भी था। संविधान सभा का काम देश की शासन व्यवस्था को संभालना भी था। संविधान सभा का काम सांप्रदायिक दंगों से भी भारत को मुक्त करना था। और संविधान सभा का काम नए राज्यों का गठन भी करना था। लेकिन नए राज्यों का गठन करें किस आधार पर? क्योंकि आधार अभी तक कोई तय नहीं हुआ था। और राज्य जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो राज्यों ने मांग करना शुरू कर दिया। और किस आधार पर? कि राज्यों का गठन होना चाहिए। और उसका आधार क्या होना चाहिए? राज्यों ने कहा भाषा का आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? भाषा।
किसी भी नए राज्य का गठन करें, यानी उसका आधार क्या होना चाहिए? भाषा होनी चाहिए। यानी अलग अलग प्रांतों, क्योंकि भाषा तो भारत में कोई न जाने कितनी हर 10, 15, 50 किलोमीटर भाषा परिवर्तन होती रहती है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो जो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं या उन भाषाओं को लेकर या जो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जानी है, या फिर संविधान सभा के सामने इस प्रकार की चुनौतियां थी कि राज्यों के गठन का आधार किस प्रकार, क्योंकि राज्य तो जबरदस्त तरीके से मांग कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अगर अब राज्य का गठन नहीं हुआ तो फिर न जाने बाद में कितने वर्षों बाद राज्यों का गठन होगा, और संविधान में इस प्रकार के क्या प्रावधान किए जाएंगे कि राज्यों का गठन क्या पता होगा कि नहीं होगा। अब इनके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम है एस के धर आयोग। कौन सा आयोग बनाया? एस के धर आयोग, जिसको एस के धर आयोग भी कहा जाता है, कई जगह आपको मिलेगा एस के धर आयोग। यह बना आपके जून 1948 में, 1948 में। आयोग का क्या नाम है? एस के धर आयोग। राज्यों के गठन को लेकर इस आयोग का निर्माण हुआ था। इस आयोग के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि राज्य का गठन तो किया जाए, लेकिन राज्य के गठन का आधार क्या हो? क्या भाषा को किसी राज्य के गठन का आधार बना दिया जाए? तो इस आयोग ने दिसंबर 1948 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 1948 में अपनी क्या सौंपी? सिफारिशें। दिसंबर 1948 में अपनी सिफारिशें सौंपी, और इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन, किसी राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, यानी किसी राज्य का गठन करना तो उसके लिए संविधान सभा तय कर लेगी क्या क्या आधार होने चाहिए, लेकिन भाषा किसी राज्य के गठन का आधार नहीं हो सकता। यह बात स्थिति स्पष्ट कर दी थी किन्होंने? आपके एस के धर आयोग ने। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस एस के धर आयोग को प्रांतीय भाषाई आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको प्रांतीय भाषाई आधार आयोग, प्रांतीय भाषाई आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे एस के धर, इसी के नाम से इस आयोग का नाम क्या हो गया? एस के धर आयोग हो गया। और एस के धर आयोग ने क्या कहा कि किसी भी राज्य का गठन का आधार भाषा तो नहीं हो सकता। अब दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी, तो यहां पर एक समिति का गठन होता है, और वो जो अगली समिति थी वो कौन सी थी? जेवीपी समिति। कौन सी? जेवीपी समिति। और इस जेवीपी समिति का गठन हुआ था 1948 में ही। कौन से माह में? दिसंबर माह में। यानी जो आपके आयोग एस के धर आयोग ने सिफारिशें दी थी, उसकी समीक्षा के लिए जेवीपी समिति का गठन किया था। और जेवीपी समिति में कुल 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3 सदस्य थे, जैसे नाम से पता चल रहा है। पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इसमें शामिल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे कौन शामिल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे इसमें थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन शामिल थे? पट्टाभी सीतारामैया। यानी प्रत्येक व्यक्ति का पहला अक्षर, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। 3 मेंबर थे। अध्यक्ष का पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी राज्यों के गठन को लेकर जो प्रांतीय भाषाई आयोग ने जो सिफारिशें दी थी, उनकी समीक्षा की बात की, और इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो क्या कही? पहली बात तो ये कही कि किसी भी राज्य के गठन का आधार भाषा नहीं हो सकता। किसी भी राज्य के गठन का आधार भाषा तो नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर है। दूसरी बात इन्होंने कही, मैं बात कर रहा हूं 1948। आप लोगों को पता होगा कि 1948 में भारत की क्या स्थिति रही होगी। आप कभी गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 1948 में भारत में किस प्रकार से दंगे फैल रहे थे। हिंदू मुसलमान आपस में किस भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। कोई पाकिस्तान, किनका क्षेत्र यहाँ रह गया था, किनका भाई यहाँ रह गया था, किनकी बहन यहाँ रह गई थी। कोई मतलब सांप्रदायिक दंगों की भयंकर स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि भारत का विभाजन के साथ ही बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी। आप लोगों ने इनके संदर्भ में कुछ मूवियां भी देखी होगी, जिसमें एक ट्रेन जो है
ये लाहौर से आपके दिल्ली पहुंचती हैं तो न जाने कितने कटे मरे लोग उसमें होते हैं, और वही ट्रेन जब वापस उस लाहौर की ओर जाती हैं तो न जाने उसमें कितने लोग जो हैं वो आपके प्राणों की आहुति दे देते हैं। मतलब आपस में सांप्रदायिक दंगों का माहौल चल रहा था। देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली ताकतें उस समय बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी से अभी पूरे राज्यों का गठन किया जाए। राज्यों के गठन को लेकर कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, इस मांग को स्थगित कर देते हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, देश की एकता और अखंडता को देखते हुए राज्यों के गठन की मांग, राज्यों के गठन की मांग जो चल रही है, गठन की मांग को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। यानी कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। राज्यों का गठन अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल क्या करें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्यों के गठन की जो मांग चल रही है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। फिर जब संविधान का निर्माण हो जाएगा तो अपन तय कर लेंगे कि राज्यों का गठन किस आधार पर करना है, और जो आधार तय होंगे उसी के आधार अपन राज्यों का क्या कर लेंगे, गठन कर लेंगे। अब ये बात चल ही रही थी, ये तय हो गया था अब नए राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे। कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, और वो कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की मांग कर रहे थे, और वे एक व्यक्ति थे पोटी श्री रामालू। क्या नाम था, पोटी श्री रामालू। और पोटी श्री रामालू ने क्या शुरू कर दिया, आमरण अनशन, कि जब तक आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यानी अनशन पर बैठ गए थे पोटी श्री रामालू साहब, और कहा कि मैं जब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा तब तक तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन नहीं हो जाए। साथियों, अनशन वो स्थिति होती है जो लगातार व्यक्ति कमजोर होता जाता है। अंततः जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो पोटी श्री रामालू साहब का क्या हो गया, निधन हो गया। तो यहां पर पोटी श्री रामालू साहब का जैसे ही निधन हुआ तो भयंकर स्थिति बन गई, और पूरे आंध्र प्रदेश में वहां पर इसकी मांग जो है पूरे पुरजोर तरीके से उठने लगी कि अब तो हम हमारा हक जो है वो लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे एक व्यक्ति का निधन हो गया है। और उसकी मांग क्या थी कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया जाए, कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य। जब सरकार को लगा कि हिंसा हो सकती है, सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, सरकार ने काम किया और का गठन कर ही देते हैं। और तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में साथियों, तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन कर दिया, कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही किसी राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया, ये तो भारत है, जब एक की बात को मान लेते तो दूसरे भी तैयार हो जाते हैं। बाकी राज्यों में भी मांग उठने लगी कि अच्छा, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तेलुगु भाषा के आधार पर, तो दूसरे राज्यों ने कहा हमारा भी जो अलग अलग भाषाएं हैं उनके आधार पर हमारी भी क्या किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। अब सरकार के सामने तो एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। अरे भाई, हमने तो यहाँ दंगों को रोकने के लिए इस प्रकार की बात की थी कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैले, आपके किसी प्रकार का कोई जनहानि न हो, इसके लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की। तुम फालतू में इस प्रकार की बातें नहीं क्यों करें? तो फिर तुम्हारी ये तेलुगु भाषा वाले के नजदीक ज्यादा लग रहे थे क्या, जो आपने इनकी बात मान ली और हमारी बात नहीं मान रही? अब राज्य ने कहा यार ये तो बड़ी विकट समस्या हो गई। केंद्र ने कहा अब एक काम करते हैं, एक आयोग बना ही देते हैं, और उस आयोग में तय हो जाएगा कि राज्यों का गठन किस आधार पर करना है। तो अर्थात जब पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग उठने लगी तो एक आयोग का गठन कर ही दिया, और उस आयोग को अपन बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग बना दिया? राज्य पुनर्गठन आयोग। ओके, राज्यों का पुनर्गठन करना है तो इस क्या क्या आधार होने चाहिए, या इसी का दूसरा नाम है साथियों फजल अली आयोग। क्या नाम है? फजल अली आयोग।
या इसी को अपन बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे। कितने मेंबर थे इसमें? 3 सदस्य थे। पहले तो आपको नाम ध्यान में रखना है। एक तो आपके थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। और फजल अली इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग को क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि अब तक कितनी बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो चुका है? तो ध्यान में रखना साथियों, अब तक जो है एक ही बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ है, इनके अलावा कभी भी नहीं हुआ। और एक ही बार क्यों किया गया कि राज्यों के गठन का आधार क्या होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपके राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। इनके साथ दूसरे जो मेंबर थे वो थे के.एम. पनिकर। दूसरे कौन थे? के.एम. पनिकर। और तीसरे कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। यानी कुल मिलाकर इसमें कुल कितने मेंबर थे? 3 सदस्य थे। नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले इसके अध्यक्ष फजल अली, इसलिए इस आयोग का नाम फजल अली आयोग हो गया। दूसरे इसमें मेंबर थे आपके के.एम. पनिकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। अब साथियों, इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। इस आयोग ने अपनी क्या दी? सिफारिशें दी। अब क्या क्या सिफारिशें दी? पहली बात इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन, भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। लेकिन ये जो लेकिन शब्द जोड़ा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां कहीं लेकिन, किंतु, परंतु, सुकी इसलिए आते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। यहां पर लिख लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है, यानी किसी भी राज्य के गठन का आधार भाषा हो सकती है, लेकिन केवल भाषा को ही आधार नहीं बनाया जा सकता। केवल भाषा को ही आधार नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। कहा राज्य का गठन तो हो सकता है और उसकी आधार भी भाषा हो सकती है, लेकिन किसी राज्य के गठन के लिए भाषा को ही आधार नहीं बनाया जा सकता। यह बात उन्होंने कह दी। पहली बात तो आपके लिए प्रश्न इस प्रकार का बनेगा यहां से कि कौन सा ऐसा आयोग था जिन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है? तो कौन सा वो आयोग करेंगे आप करेंगे फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, जिस आयोग ने पहली बार यह स्वीकार किया कि किसी भी राज्य का गठन भाषा हो सकती है, लेकिन केवल भाषा कोई आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ में उन्होंने ये बात भी कही। तो क्या आधार हो सकते हैं भाषा के अलावा? तो दूसरी बात उन्होंने कही कि भाषाई के साथ में, भाषा तो होगी, इनके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। संस्कृति एवं भाषा को किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी दूसरी जो भाषाएं उस राज्य में हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, या उन राज्य में जो संस्कृति है, वहां की रीति रिवाज, वहां की खान पान, वहां की रहन सहन, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा आधार उन्होंने ये बताया। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी भी नए राज्य के गठन तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए राज्य के गठन से देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को क्या नहीं होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि नए राज्य का गठन करें जिससे देश में तोड़ने वाली ताकतें प्रभावित हो जाए, क्योंकि अभी स्थिति अपनी ऐसी है नहीं। मैं बात कर रहा हूं 1953 से लगाकर उस समय आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद की, और उस समय आपको पता है कि अभी तक देसी रियासतें भी कहीं ना कहीं इस बात को उनका मन में था कि अपन भी एक नए प्रकार से कुछ करेंगे ताकि भारत में विलय हो नहीं हो। हालांकि लगभग जो देसी रियासतें थी उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कुछ के मन में अभी भी था कि अपन स्वतंत्र हो सकते हैं वापस से। तो इस प्रकार से किसी प्रकार के नए राज्य का गठन नहीं किया जाए जिससे देश को तोड़ने वाली ताकतें फिर से प्रभावित हो जाए। और क्योंकि अपना अभी नए नए विजित राष्ट्र हैं, तो अपने सामने बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं से निजात पाना भी हमारे लिए क्या था? एक चुनौतीपूर्ण बड़ा कार्य था। चौथी बात इन्होंने कही कि किसी भी नए राज्य का गठन कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है
यानी आर्थिक संसाधनों का क्या नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यह बात भी आपके कौन से आयोग ने कही थी, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यह बात भी आपके कौन से आयोग ने कही थी, इस फजल अली आयोग ने कही थी। कौन से आयोग ने कही थी, फजल अली आयोग ने कही थी। तो फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर किसी राज्य के गठन की मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और कहा कि किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन केवल भाषा ही किसी राज्य के गठन की आधार नहीं हो सकती। तो फिर क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा किसी भी राज्य के गठन के लिए संस्कृति और भाषा को, किसी दूसरी संस्कृति और भाषा को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली कोई ताकतें प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। या फिर मैं यूं कहूं कि आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके आर्थिक संसाधन खूब हैं, वहां पर आपके माइंस हैं, इस प्रकार के बहुत सारे संसाधन हैं, वो कह दे हमारे लिए तो एक अलग ही राज्य बना लो भाई साहब, हमारे को दूसरे किसी ये जो शामिल है ना, इनके यहाँ है तो कुछ नहीं, फालतू में हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी। भारत का मतलब एक अखंड भारत है, भारत का मतलब राज्य तो एक भारत के भीतर का हिस्सा है। अब यहां पर अगर आप इनके साथ भेदभाव करना शुरू कर देंगे तो फिर उन नागरिकों के साथ क्या होगा जहां पर आर्थिक संसाधनों की कमी है। तो राज्य का मतलब अपन सबको क्या करना है, अपने सबको साथ में लेकर चलना है। जो पिछड़ा है, असली जो लोकतंत्र होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो पिछड़ा अपना भाई बहन है उनको आगे लाना ही असली लोकतंत्र का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो राज्य का गठन करें कोई दिक्कत नहीं, और राज्य का गठन भाषा के आधार पर भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल भाषा कोई आधार नहीं बनाया जा सकता। यह बात किन्होंने कही थी, आपके फजल अली आयोग ने कही थी। यानी फजल अली आयोग ने राज्य के गठन का आधार भाषा को मान लिया था। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में भारतीय संविधान में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो श्रेणियां मैंने आप लोगों को बताई थी, मैंने कहा अभी तक कोई आधार नहीं था, राज्यों का गठन करे तो किस आधार पर करें, अर्थात अब जो उन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, अब आधार अपने सामने आ चुका था, अर्थात पूरी तरीके से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में कितने राज्य, 14 राज्य और 7 क्या बनाए गए, 6 क्या बनाए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश। यानी राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया गया, समाप्त करके भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। मैं बात कर रहा हूं कब की, 1956 की। यानी 1956 में भारत में 14 राज्य थे और 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 तो क्या है, राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ये जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें हिमाचल भी शामिल था, इसमें मणिपुर भी शामिल था। तो धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में भी शामिल किया गया। लेकिन जैसे ही जो फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्र से या फिर जो पुर्तगालियों के अधीन थे, उनको किस में शामिल किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों में भी शामिल किया गया। अब अपन जानेंगे कि 15 से लगाकर 28 राज्य किस प्रकार बने और कौन सा राज्य कौन से वर्ष में बना, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैंने बात की आपके सामने, मैंने कहा 1956 में जो है अपने सामने 14 राज्य थे और 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। अब मैं बात करता हूं, राज्य लिखूंगा, राज्य के सामने वर्ष लिखूंगा कि ये जो राज्य हैं ये उन वर्ष में बना और उनका क्रम ये था। देखिएगा, मैंने कहा 1956 में अपने पास कितने राज्य थे, भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। 1956 में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। मैं बात कर रहा हूं 1960 की, यानी 15वां राज्य जो बना, ये बना 1960 में। एक तरफ राज्य लिख रहा हूं 1960 में, और 1960 में जो 15वां राज्य बना वो कौन सा बना था, गुजरात। कौन सा राज्य बना, गुजरात, क्योंकि पहले एक ही राज्य हुआ करता था और उनका क्या नाम था, बंबई। कौन सा राज्य हुआ करता था, बंबई। यानी इस बंबई में महाराष्ट्र भी शामिल था और गुजरात भी शामिल था। बाद में मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन हुआ और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन हुआ, अर्थात गुजरात भारत का कौन सा राज्य बन गया, 15वां राज्य बन गया। मैं बात कर रहा हूं 1960, तो गुजरात कब बना था, 1960 में। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1963। 1963 में एक राज्य बना था जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, नागालैंड।
तो नागालैंड आपके कब बना था? 1963 में नागालैंड बना, और नागालैंड भारत का कौन सा राज्य बना? 16वां स्टेट बना नागालैंड। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है 1966, 1966 और 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया, और पंजाब का विभाजन करके हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया। यानी हरियाणा कब बना था? 1966 में बना था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शहर है। जब कभी मौका मिले तो चंडीगढ़ जरूर जाइएगा, क्योंकि पूरे चंडीगढ़ को पूरे आपके उसमें सेक्टर में बांट रखा है। वहां पूरा शहर जो चंडीगढ़ शहर है एकदम सुनियोजित तरीके से बचाया हुआ है। सड़क पर कोई भी दुकान नहीं है, सड़क पर कोई भी दुकान नहीं मिलेगी पूरे चंडीगढ़ में। फिर आप कहेंगे दुकानें कहाँ हैं? प्रत्येक सेक्टर का एक अलग मार्केट है, और उस पूरे मार्केट की दुकानें वहीं पर स्थित हैं। इसलिए आपको सड़क पर कोई गाड़ी जो है वो पार्क की हुई नहीं मिलेगी। बाकी इंडिया में क्या है, जहां दुकान दिखी गाड़ी सड़क पर रोकी और अपन सामान लेने के लिए रोड से उतर गए, बाकी ट्रैफिक भले ही जाम हो। चंडीगढ़ पूरे शहर में साथियों कहीं पर भी आपको सड़क पर दुकान नहीं मिलेगी। इसका मतलब है गाड़ी पार्क की हुई सड़क पर नहीं मिलेगी। प्रत्येक कॉलोनी की प्रत्येक सेक्टर को में एक अलग सुनियोजित तरीके से मार्केट है, और उस मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था है। इनके साथ ही सेक्टर में बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिलेगी जो अपने आप में एक बहुत अच्छे शहर के रूप, इसलिए चंडीगढ़ को न तो पंजाब देने के लिए तैयार हुआ और न ही हरियाणा। अब ये काम किया, चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बना दिया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और कहा चंडीगढ़ पर दोनों का अधिकार है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ होगी, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ होगी, दोनों का संयुक्त हाईकोर्ट होगा, कौन सा? चंडीगढ़ होगा। लेकिन चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, यह प्रावधान कर दिया गया 1966 में। हालांकि बाद में हरियाणा ने अपना यहाँ एक नया स्टेट बना दिया, मतलब स्टेट क्या, हरियाणा ने अपना एक इस प्रकार का जिला बनाया चंडीगढ़ के पास में, और पंजाब ने भी अपना जो है एक इस प्रकार का जिला बना दिया। तो अपने को पता ही नहीं चलता है कि कब अपन पंजाब से चंडीगढ़ में पहुंचे और कब अपन हरियाणा से निकल गए। तो इस प्रकार जब कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा और देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है 1971 में साथियों हिमाचल प्रदेश जो इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया 1971 में। जब पूर्वोत्तर में राज्यों की मांग उठी और पूर्वोत्तर में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, मतलब आपके कह सकते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत हो गई, यहां पर बहुत सारे राज्य थे, या तो केंद्र शासित प्रदेश थे या फिर अभी तक राज्य ही नहीं थे। तो यहां पर जो है 1972 में 1972 में साथियों 3 नए राज्य बने। 1972 में भारत में 3 नए राज्य बने। कौन कौन से? 1972 में बना आपके मेघालय, 1972 में आपके बना त्रिपुरा, और 1972 में ही आपके बना कौन सा? मणिपुर। ये कब बने थे? 1972 में, यानी 19, 20 और 21, यानी 1972 तक भारत में 21 राज्य बन चुके थे। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। 1956 में अपने पास कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। इसके बाद 1960 में गुजरात बना, 1963 में नागालैंड बना, 1966 में हरियाणा बना। इसके बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में 3 बने थे, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। यानी 1972 तक अपने पास जो हैं 21 राज्य थे। अब बात आती है 1975 की, 1975 में मैंने एक बात आप लोगों को नोट करवाई होगी। मैंने कहा सिक्किम जो था उसको सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और बाद में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था, और आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया था 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अर्थात सिक्किम जब भारत का पूर्ण राज्य बना तो 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया? 22वां राज्य। यानी 1975 में भारत में कितने राज्य हो चुके थे? 22 राज्य हो चुके थे। अब मैं बात करता हूं 1987 की। 1987 में 3 राज्य बने। कितने राज्य बने? 3 राज्य बने। कौन कौन से? एक तो आपके बनाया गया मिजोरम, दूसरा आपके बनाया गया अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा आपके राज्य जो बनाया गया था वो था गोवा। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था और उसको बाद में क्या बना दिया गया? 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। यानी 23, 24 और गोवा कौन सा राज्य बना? 25। यानी 1987 में भारत में राज्यों की संख्या 25 थी। कितने राज्य थे? 25 राज्य थे।
आपके 1987 तक। इसके बाद में अगला वर्ष आपको ध्यान में रखना है सन 2000। 2000 में फिर नए 3 राज्य बने। 2000 में 3 राज्य कौन कौन से बने? एक तो आपके बना उत्तरांचल, या मैं यूं कहूं छत्तीसगढ़। कौन सा बना? छत्तीसगढ़, ये एमपी से अलग होके बना। दूसरा जो राज्य बना वो था उत्तरांचल, जो बाद में उत्तराखंड अपन नाम कहते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और तीसरा बिहार से अलग होकर बना था कौन सा? झारखंड। कौन सा बना था? झारखंड। झारखंड ये भी बन गए 3, यानी 26, 27 और 28। यानी सन 2000 तक अपने भारत में कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। छत्तीसगढ़ जो है ये किससे अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से। उत्तरांचल जो है ये किससे अलग हुआ? उत्तरांचल आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, बाद में इसका नाम उत्तराखंड। और ये झारखंड किससे अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कुल मिलाकर सन 2000 तक जो है ये भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 28 हो चुकी थी। कितने राज्य बन चुके थे? 28 राज्य बन चुके थे 2000 में। फिर इसके बाद में अगला आपको ध्यान में रखना है वर्ष 2014। एक राज्य था आंध्र प्रदेश। वही आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। अब आंध्र प्रदेश खुद के विभाजन की बात आ गई थी और एक नया राज्य की गठन की मांग उठ रही थी। कौन सा? तेलंगाना। और 2 जून 2014 को, कौन सी जून? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके भारत में एक नया राज्य बना दिया गया। कौन सा? तेलंगाना। और तेलंगाना भारत में कौन सा स्टेट बना? 29वां राज्य बना। हालांकि यहां पर एक समिति बनी थी आंध्र प्रदेश राज्य को लेकर, वो कौन सी थी? BN कृष्णा समिति। कौन सी समिति थी? BN कृष्णा समिति थी। और BN कृष्णा समिति ने कहा कि जो हैदराबाद है, इस हैदराबाद को क्या बनाया जाए? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लेकिन ऐसी बात मानी नहीं गई और हैदराबाद को 10 वर्षों तक के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी रखा गया। बाद में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयनगर अलग से बनाई जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर आपके BN कृष्णा समिति पूछ लेते कई बार किनसे संबंधित थी, तो तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित थी। यानी 2014 तक भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 29 राज्य भारत में बन चुके थे। अब बात आती है 2019 की। कब बात आती है? 2019। और 2019 में भी 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को आप सभी को पता है कि इससे संबंधित बिल जो है पहले लोकसभा राज्यसभा में पारित हो चुका था। और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था, जो अधिनियम बना और वो लागू हो गया। और जम्मू कश्मीर चूंकि एक राज्य था, उस राज्य से बनाकर उसे क्या बनाकर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और कहा गया अब 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। एक तो आपके होगा जम्मू कश्मीर और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो कौन सा होगा? लद्दाख। अर्थात राज्यों की संख्या घट गई वापस से 29 की जगह। अब राज्यों की संख्या कितनी हो चुकी थी? अब राज्यों की संख्या साथियों 28 हो चुकी थी। कितने राज्य हो गए? वापस से 28 राज्य हो गए। और इनके साथ केंद्र शासित प्रदेश यहां पर 7 थे। अब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। कौन कौन से? ये तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। मैं बात कर रहा हूं 2019 की। यानी 2019 में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2019 तक। लेकिन हाल ही में मैं बात करूं 2020 की, तो दादरा और नागर हवेली, किन किन का? दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव, ये 2 अलग अलग क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 अलग अलग क्या थे?
केंद्र शासित प्रदेश थे, इन केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, आपस में विलय कर दिया गया और केंद्र शासित एक बना दिया गया। और उनका नाम ही क्या है, नाम है दादरा नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। अर्थात वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान में भारत में साथियों 28 तो है राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। 28 तो राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ये वर्तमान की स्थिति है। और इससे पहले कौन से कब बने ये भी मैंने आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया था पूरा का पूरा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल ही क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे भारत में नए राज्यों का गठन हुआ, राज्यों को लेकर कौन कौन सी समितियां बनी, कब बनी और उस समितियों के माध्यम से राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ। और मुझे उम्मीद है कि यहां से अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न क्या होगा, सत्य होगा, सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप अपनी मेहनत कैसे कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और जो ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत करता है, उनका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता और उनका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती। क्योंकि जो काम दिल से होता है, ईमानदारी से होता है, मेहनत से होता है, वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। इस बात से कई ऐसे एग्जाम्पल आपने इतिहास में पढ़ते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल अपने वर्तमान में अपने जीवन में देखने को मिलते हैं कि जो बात, जैसे उत्कर्ष संस्थान जो हैं, इनका सदैव से हित रहा है, विद्यार्थी हित सर्वोपरि, यानी विद्यार्थियों के हित में जो भी उनको जो करना पड़ेगा सर हमेशा करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो उत्कर्ष देख लो, आपको आज भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन में भी हजारों बच्चों को वर्ष भर में पढ़ाता है। तो साथियों, ये राज्यों के निर्माण की बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब मैं कुछ और बातें आप लोगों को राज्यों के गठन के संदर्भ में करना चाहता हूं। यहां से भी कई बार अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को थोड़ा सा मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। अब ये जो भारत है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा इजी वे में समझिएगा। ये जो भारत है, मैं ऐसा ही बना रहा हूं भारत, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऊपर वाला अपना खुद को बनाना है, क्योंकि ऊपर वाले में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी जो अपना मैप देख रहे हैं ना, वो आधा हिस्सा तो अपने पास है ही नहीं, फिर भी है तो है, अपना भारत है ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस भारत से अगर किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, और किसी दूसरे देश से लेना है तो इनके लिए क्या व्यवस्था है, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साथियों, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब भारत जो है ये आपके इस प्रकार का भारत था। यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजाद किया गया था, तो यहां पर भी पाकिस्तान था और यहां पर भी पाकिस्तान था। इस वाले पाकिस्तान में तो ज्यादा दिक्कतें थी, फिर भी अपने मानी नहीं। इस वाले पाकिस्तान और यहां पर अपने सीमा से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें थी। यहां पर एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम था बेरूबारी। कौन सी बारी? बेरूबारी भी मिलता है, बेरूबारी भी मिलता है। इस बेरूबारी क्षेत्र जो था, तो यहां बांग्लादेश की सीमा में, जो वर्तमान बांग्लादेश है, पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन जो रेड क्लिफ आयोग ने कोई धरातल पे जाके तो कोई अंडरलाइन की नहीं, सीमा रेखा का निर्धारण किया नहीं। उन्होंने तो एक मेज पे बैठकर इस प्रकार से भारत की सीमा रेखा का क्या कर लिया, निर्धारण कर लिया। ये जो बेरूबारी क्षेत्र था, ये बेरूबारी क्षेत्र था तो भारत की सीमा यहां पर, ठीक है। लेकिन ये था तो किनका? पूर्वी पाकिस्तान का। और था कहां पर? भारत की सीमा के अंदर। तो यहां पर ये दिक्कत हो गई कि बेरूबारी उनका है तो अपन क्यों रखे। तो भारत तो सदैव जो है ना, इस मामलों में बिल्कुल स्पष्टवादी देश है। भारत ने कहा बेरूबारी क्षेत्र आपका है, आप ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत की संसद ने बेरूबारी क्षेत्र किनको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। अब जैसे ही पाकिस्तान को दिया तो भाई साहब देश में भयंकर तरीके से आलोचना होने लगी संसद की, और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भारत के किसी भूभाग को, क्योंकि अब पाकिस्तान और भारत में भी टकराव की स्थिति बन चुकी थी, किसी दूसरे देश को दे दोगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि क्योंकि इससे संबंधित कोई प्रावधान थे नहीं संविधान में। अर्जी क्षेत्र के संदर्भ में तो अपने कर लिए थे, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ क्षेत्र देना भी तो पड़ सकता है, ठीक है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 1960 में, और 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी वाद में अपने निर्णय में कहा
कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी को देनी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना ही होगा। आप पूरा देश भारत में शामिल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बांग्लादेश पूरा भारत में मिला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत की 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे देश को देनी पड़ी तो उसके लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना ही पड़ेगा। अब अपन तो दे चुके थे और ऐसे कहते हैं ना, जबान के पक्के पीछे थोड़ी हटते, था भी बेचारा इनका, तो अपने कहा कर ही लेते ना संविधान संशोधन, और अपने 9वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया? थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। कौन सा संविधान संशोधन किया? 9वें संविधान संशोधन। 9वें संविधान संशोधन, और 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। और इस 9वें संविधान संशोधन को द्वारा ये जो बेरूबारी क्षेत्र था, इस बेरूबारी क्षेत्र को अपने किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। अब कह दिया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, फिर आप किसी क्षेत्र को दे सकते हो। हमने संविधान में संशोधन कर लिया, हाँ, और फिर दे दिया। अब कोई दिक्कत? कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक तो बात ठीक थी 1960 तक। अब यहां पर जो उसके बाद में कुछ आज भी दिक्कत थी, यानी मैं बात कर रहा हूं 1960 से लगाकर 2015 तक की, यानी ये जो क्षेत्र हैं यहां पर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी। और बहुत सारी दिक्कतें, ये फ्री वाला अपने साथ है ना, श्रीलंका, हाँ, बहुत सारी दिक्कतें क्या थी कि यहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो थे तो भारत की सीमा के अंदर यहां पर, लेकिन वो थे किनके? बांग्लादेश। अब तो बांग्लादेश बन चुका था ना, बांग्लादेश पैदा हो चुका था, हाँ। अब यहां पर कुछ क्षेत्र थे जो थे तो किनके? भारत के, लेकिन किसकी सीमा के अंदर थे? बांग्लादेश की सीमा के अंदर। मतलब इस प्रकार की सीमा रेखा का स्पष्टीकरण नहीं था। वहां के जो नागरिक थे ना, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, और उन्होंने कहा भाई साहब हम करे तो करे क्या, हम है तो निवासी भारत के, लेकिन साले बैठे कहां पर हैं? यहां पर बैठे हैं, तो हमें वो सुविधाएं, सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि यहां पर तारबंदी नहीं है। बाकी इन वाले के लिए तो अपने परमानेंट इलाज कर लिया अच्छा सा, ताकि यहां से तो एक कुछ भी नहीं आ सकता। अब ये जो पड़ोसी देश हैं, ये ज्यादा तनाव, मतलब ज्यादा अपने बीच में थोड़े अच्छे संबंध है, तो इनको लेकर आवश्यकता नहीं पड़ी कभी। अब यहां पर जो इनसे संबंधित कुछ दिक्कतें थी, तो दोनों देशों ने मिलकर एक समझौता किया, और समझौते के बाद में कहा कि भाई साहब भारत से अगर लेना हो तो हम ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुछ देना भी पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो हमने भारतीय संविधान में फिर से संशोधन किया, और 100वां संविधान संशोधन, कौन सा? 100वां संविधान संशोधन किया, और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की 111 बस्तियों को, 111 बस्तियों को किनको दे दिया गया? बांग्लादेश को दे दिया गया। और 51 बस्तियां जो थी, 51 बस्तियों को किनको मिल गई? ये 51 बस्तियां भारत को दे दी गई। यानी सीमा रेखा से संबंधित 2 अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। 2 अमेंडमेंट कौन कौन से ध्यान में रखने हैं? एक तो आपको 9वां संविधान संशोधन ध्यान में रखना है, जो भी आपके बांग्लादेश से संबंधित था, पूर्वी पाकिस्तान मतलब वर्तमान बांग्लादेश, और एक आपका 100वां संविधान संशोधन है, वो भी आपके भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा के निर्धारण से संबंधित था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1969, हालांकि बेरूबारी वाद के बाद में 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट कर दिया था कि भारत जो है, संसद जो है, वो किसी सीमा रेखा के मामले में स्वतंत्र है। संसद 1969 में क्या कहा, सुन लीजिएगा जरा। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है सीमा रेखा के निर्धारण में स्वतंत्र है, सीमा निर्धारण में स्वतंत्र है। दूसरी बात उन्होंने कही, अर्जित क्षेत्र के संदर्भ में जो बात संविधान में उल्लेखित हैं वो सही हैं, लेकिन अगर भारत का भूभाग किसी को देना होगा तो संविधान में क्या करना होगा? बोले संविधान में करना होगा संशोधन। अर्थात भारत के भूभाग को किसी दूसरे देश को देना होगा तो संविधान में संशोधन करना होगा। अगर सीमा रेखा का निर्धारण करना है तो संविधान की संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अर्जित क्षेत्र को लेना है तो संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में तो संसद स्वतंत्र है, लेकिन भारत की
1 इंच जमीन भी किसी दूसरे देश को आप सहमति से दे रहे हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने 100वां संविधान संशोधन किया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से 2 संविधान संशोधन सीमा रेखा के निर्धारण से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 9वां और 100वां। दोनों ही कौन सी सीमा रेखा के निर्धारण से हैं, तो ये जो बांग्लादेश वाली सीमा रेखा है इनसे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेरूबारीवाद का संबंध किससे है, तो बेरूबारीवाद का संबंध आपको ध्यान में रखना है इस सीमा रेखा से संबंधित है। इसी बेरूबारीवाद में साथियों प्रस्तावना से संबंधित भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बात भी कौन से वाद में कही थी, बेरूबारीवाद में कही थी। और बेरूबारीवाद जब अपन प्रस्तावना पढ़े थे तब मैंने बेरूबारीवाद के बारे में भी आप लोगों को स्पष्ट बताया था। अब यहां से थोड़ा सा मैं 1-2 बिंदु और क्लियर करना चाहूंगा। मैंने कहा भारत में एक तो है राज्य और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश। आप कहेंगे इन दोनों में क्या फर्क है, इस फर्क को थोड़ा सा जान लीजिएगा। एक तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे वर्तमान की बात करूं तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों का सीधा नियंत्रण जो है किन के नियंत्रण में रहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहते हैं। राज्यों में अपनी अपनी अलग सरकार होती है, अर्थात राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है। राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है और सरकार भी होती है। यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी पहले कहीं पर विधानसभा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इससे संबंधित प्रावधान कर लिया गया कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जनसंख्या है अधिक, उनके लिए आप विधानसभा का निर्धारण कर सकते हैं। तो अपने 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कौन कौन से, एक तो पुदुचेरी बना दिया और दूसरा कौन सा, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश तो पहले से ही थे, यहां पर किसका निर्धारण कर दिया, विधानसभा का। यानी विधानसभा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक तो दिल्ली में और दूसरी पुदुचेरी में। यहां पर 69वां अमेंडमेंट है, ध्यान में रखना, 1991। फिर का भाई यहां पर ही विधानसभा, यहां पर ही विधानसभा। अब जहां विधानसभा है इनका मतलब इनको राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति है, इनको भी मिलेगी, लेकिन इनका नहीं। बस फर्क इसी को समझना है। कहा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति तो मिलेगी, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि यहां पर पुलिस, भूमि, कौन कौन से विषय, पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था। पुलिस, भूमि और लोक, यहां पर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आपको। कौन कौन से, पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था। ये जो विषय हैं ये है तो कौन सी सूची के, राज्य सूची के। कौन सी सूची के हैं, राज्य सूची के विषय हैं। इसका मतलब इन पर कानून बनाने का काम किनका है, विधानसभा का। लेकिन इन विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों में कानून बनाने की शक्ति किनके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। बस इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है। यानी राज्य सूची के विषय हैं पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था, मतलब कानून व्यवस्था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होते हुए भी इन प्रदेशों में कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास रहती है, यानी पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब कह दिया भाई इनमें पुदुचेरी और दिल्ली में क्या है, पुदुचेरी और दिल्ली में क्या है, विधानसभा है। जब विधानसभा है तो इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उनके लिए संविधान संशोधन किया गया और 17वें संविधान संशोधन, कौन से, 17वें संविधान संशोधन। और 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा की, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, कौन से सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में, किनके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। भाग का क्या दिया, लेने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया।
इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन विधानसभा के केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी भाग नहीं लेते हैं, भले ही वो विधानसभा का है, भले ही वो लोकसभा का है और भले ही वो राज्यसभा का है। क्लियर हो गई बात? केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हो सकती है, वहां राज्य सूची के विषय पर कानून भी बना सकती है, लेकिन विधानसभाओं से संबंधित ध्यान में रखना कि केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था से संबंधित उन केंद्र शासित प्रदेशों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य सूची के उन विषयों पर कानून जो है केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अभी आप कहेंगे वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? तो 2 तो पहले से थे और एक और आपको ध्यान में रखना है, कौन सा? जम्मू कश्मीर। क्योंकि 2019 में जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल लाया गया था, तो उसमें यह तय किया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 2 भागों में बांट दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। लेकिन अभी तक यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए नहीं हैं। जब भी चुनाव होंगे तो उसका मतलब यहां पर 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे जहां पर विधानसभाएं होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये राज्यों के गठन से संबंधित पार्ट 2 अपने पढ़े थे, जिसमें अपने ये जाना था कि संवैधानिक प्रावधानों के बाद यानी 1950 से आपके 2021 तक राज्यों का गठन कब कब किस किस आधार पर किया गया और उनको लेकर कौन कौन सी समितियां बनी, केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, वहां पर अगर विधानसभा है तो उनको कौन कौन से विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं मिलती है, इनके बारे में जाना। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो इसका आप जरूर कमेंट बॉक्स में कभी डालिएगा, मौका मिले तो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।